ओके, जैसे कि कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी, अगर आप सपोज यू वांट टू डिटरमाइन, यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, so you need to check the foundation of the soil. Similarly, the importance of study of soil mechanics is that what kind of soil is there, based on that soil type, based on that soil type we can go for different structures, or what kind of materials that are useful for the determination of different properties of the soil. So soil is what, according to the engineer, according to an engineer, soil is a substance that exists on the earth's surface which grows and develops the plant life. ठीक है, इंजीनियर के हिसाब से क्या होती है, ऐसा एक सब्सटेंस है कि जो अर्थ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है और एग्जिस्टिंग है, जो ग्रोथ करता है और डेवलप करता है क्या, प्लांट लाइफ. ओके, सो दैट इज द अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सॉइल. बट देयर आर डिफरेंट रिसर्चेस वेयर conducted on this, and the final definitions were made. According to engineers, soil is the unaggregated or uncemented deposit of the minerals or organic particles covering over a large portion of the earth's surface. ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग के हिसाब से हो गए, सॉइल मैकेनिक्स के हिसाब से डेफिनेशन हो गई. देन सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है, ये तो यंगेस्ट डिसिप्लिन है, इट इज वन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. Okay, it is one of the discipline of civil engineering involving the study of soil in its behavior, application of as an engineering material. ठीक है, ये डिफरेंट डिसिप्लिन है so सिविल इंजीनियरिंग की और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की. बहुत बेसिक है, इसमें सॉइल से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ी जाती है. ठीक है, जब भी कोई फाउंडेशन आपको बिल्ड करना हो या कोई फाउंडेशन आपको डेवलप करना हो, तो उसके लिए हमें फाउंडेशन प्रॉपर्टी, सॉइल की प्रॉपर्टी सारी चेक करनी पड़ती है. उसके बाद ही हम क्या करते हैं, अगला आगे फॉरवर्ड करते हैं और कोई भी एक्टिविटी फॉरवर्ड करते हैं. तो ये क्या होता है, ओरिजिन ऑफ सॉइल. सॉइल का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इट इज फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू मैकेनिकल केमिकल डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन. क्या होता है, वेदरिंग प्रोसेस से होता है, केमिकल वेदरिंग और फिजिकल मैकेनिकल वेदरिंग. डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब एक रॉक है उसका कंटिन्यूअसली डिसइंटीग्रेशन होता है. तो ये सारी चीज में इसमें ये इस तरह से सॉइल क्या होती है, फॉर्म होती है. एक्सपोज रॉक्स आर इरोडेड एंड डिग्रेडेड बाय वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस. ओके, व्हाटएवर एक्सपोज रॉक्स आर देयर, okay, suppose this is rock and the various external forces or external agents acting on that rock, and that rock get eroded and it gives the formation of soil. Okay, क्या होता है, formation of soil आपको मिलता है. but it is a long term process, not a short term process. ये क्या है, it is the long term process है, is the long term process. Now the product of erosion are picked up and transported some other place by the wind and water. ठीक है, यहाँ पे विंड और वाटर. ये क्या होता है, जो भी इरोजन का प्रोडक्ट होता है, मतलब जो भी रॉक डिसइंटीग्रेट होके जो भी रॉक्स, जो भी मटेरियल होता है, वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ विंड एंड वाटर. ओके, विंड एंड वाटर की वजह से. सो दिस शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम फोर्सेस ऑन द अर्थ सर्फेस एंड causes large scale movement of and uphills. Okay, uphills means what, changes. Okay, due to what, this is the material, this is the shifting. Okay, due to shifting of soil particles or soil material or the material on the earth surface that disturb the equilibrium on the disturb the equilibrium of the surfaces. So here that changes, that made a vast changes in a soil. Okay, so these are the some origins of the soil. Now soil mechanics. What is soil mechanics? Soil mechanics is nothing but it is the Tarjagi, a famous scientist, defines soil mechanics as follow. Okay, and अभी भी हम ये definition use करते हैं, तरजागी थे, आपने पढ़ा होगा. तो उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ये डेफिनेशन यूज करते हैं. सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स. ओके, हाइड्रोलिक्स के जो लॉज है और मैकेनिक्स टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम डीलिंग विद द सेडिमेंट and other unconsolidated accumulation of the soil particles produced by the mechanical and chemical disintegration of the rock. So this is the definition of सॉइल मैकेनिक्स. क्या होता है, जो भी लॉज है हाइड्रोलिक्स के और मैकेनिक्स से जो भी लॉज होगा, मतलब लॉज ऑफ एनर्जी. ओके, फिर लॉ ऑफ मोमेंटम. ओके, ये सब सारी चीजें, सारे लॉज जो वो सारे लॉस क्या है, सॉइल पार्टिकल्स में भी दिखने मिलते हैं और साइड में भी देखने को मिलते हैं. उसका एप्लीकेशन यहाँ पे किया जाता है सॉइल मैकेनिक्स में. तो उसमें क्या क्या डिटेल्स है, वह सारी चीजें हम लोग देखेंगे ये वीडियो. हियर दी फिजिकल एंड केमिकल ऑफ वेदरिंग ऑफ द रॉक्स. अभी क्या देखो, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग किस तरह से होती है, क्या होती है, पहले ट्रांसपोर्ट, पहले इरोजन होता है. ठीक है,
इरोजन के बाद वो जो सॉइल पार्टिकल है वो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बाद वो डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट होने के बाद कई चेंजेस होके मतलब कोई बड़ा चेंज हो जाता है, तो फिर से क्या होता है, इरोजन प्रोसेस चालू हो जाती है। तो ये साइकिल रिपीट होते रहता है, इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल, इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। तो ये हो गया तुम्हारा सॉइल और weathering of the rocks. Again, here is the formation of soil. Okay, how soil is formed? So actually, it is generally formed by disintegration, decomposition, or weathering of rocks through the action of physical or mechanical chemical agents which break them into a smaller and smaller particles. क्या होता है कि जो physical और chemical agents होते हैं, okay, that break that rock into smaller and smaller particles. So similarly here, see here, and some rainfall is there and some disintegrating rocks is there. Okay, so break being to disintegrate, okay, or that bedrock being to disintegrate. क्या होता है, वेदरिंग के कारण और रेनफॉल के कारण क्या होता है कि ये जो बेडरॉक है वो क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है। फिर डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या होता है, ये इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सो कंटिन्यूसली डिसइंटीग्रेट होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म हो जाता है। So that is that organic material facilitated disintegration. Okay, now next third tip is horizon formation होता है, मतलब हर एक horizon वहाँ पे क्या होता है, if continuous weathering is there, so there is a formation of horizons. Okay, जैसे कि A horizon, B horizon, different horizons are observed in soil, A B C and R horizon, ऐसे horizons soil में क्या होते हैं, फॉर्म होने लगते हैं। तो कंटिन्यूस क्या होता है, मिनरल फ्रैगमेंटेड एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, these are some humus produces on the top of the soil and some organic matter is also produced that is useful for the crop cultivation or crop production. Also here is the last, develop a soil supports thick and vegetation. Okay, here soil is developed, organic matter के बाद soil क्या होती है, developed होती है। जैसे में दो हॉरिजन हमको मिलते हैं, ए हॉरिजन और बी हॉरिजन। ओके, ये पेरेंट मटेरियल है और ये बेड रॉक होता है। ये कंटिन्यूसली डिसइंटीग्रेट होने के बाद इस तरह से क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द बेड रॉक टू ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन और सॉइल प्रोडक्शन। तो ये हो गया आपका सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। ये देखो, these are the different types of soil that are observed in India, that are observed in the region. So this is black cotton soil. Okay, black cotton soil, have you seen this type of soil? ऐसे ऐसे अगर सॉइल आपको दिखे, जैसे कि इसमें क्रैक फॉर्मेशन हो, ये देखो ये क्रैक फॉर्मेशन, ब्लैक कॉटन सॉइल में क्रैक फॉर्मेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में ज्यादा ऑब्जर्व होती है ब्लैक कॉटन सॉइल। या ब्लैक कॉटन क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन क्रॉप मोस्टली, तो इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन भी बोलते हैं। मराठी में इसको रेगुर मुर्दा बोलते हैं। ठीक है, तो ये है, इसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है। प्लास्टिसिटी मतलब क्या, when there is a formation of cracks in a soil. Okay, ये क्रैक क्यों फॉर्मेट होते हैं, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए क्या ये क्या करती है, सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती है, और उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ ड्यू टू दिस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन द सॉइल। ओके, दो देयर आर मेजर स्ट्रक्चर्स। ओके, कुछ स्ट्रक्चर्स जो है ये सॉइल में ससेप्टेबल मतलब यूज नहीं करते, जैसे कि कंटूर बंड। ओके, कंटूर बंड क्या होता है, ये सॉइल में यूज नहीं करते, कंटूर बंड ज्यादा कंस्ट्रक्ट नहीं करते क्योंकि ये कोलैप्स हो जाता है फिर स्ट्रक्चर। उसके बाद हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक, इसकी स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होती है ब्लैक कॉटन सॉइल की, तो इसीलिए क्या होती है, ये यूज ये कॉटन के लिए ज्यादा यूज की जाती है। जनरली इट इज फाउंड इन महाराष्ट्र एज वेल और सम प्लेटूज ऑफ डेक्कन प्लेटूज में ये सॉइल ऑब्जर्व होती है। ठीक है, डेक्कन प्लेटू जो है इंडिया मतलब महाराष्ट्र और इंडिया का, इन महाराष्ट्र का, तो वहां पे ये सॉइल ज्यादा ऑब्जर्व होती है। उसके बाद लैटेराइट सॉइल। ओके, जो भी हिली पोर्शन है, जैसे कि सह्याद्री हिल रेंज है, ओके, जहाँ पे भी ये जो सॉइल होती है इसको बोलते हैं लैटेराइट सॉइल। ओके, दिस रेसिडुअल सॉइल फॉर्म ऑन टोपोग्राफिकल रीजन फ्रॉम द बेसाल्ट। ओके, बेसाल्ट खड़क से, मतलब बेसाल्ट स्टोन होता है, उससे ये सॉइल क्या होती है, फॉर्म होती है। सॉफ्ट व्हेन फ्रेशली कट एंड बिकम अ हार्ड आफ्टर अ लॉन्ग एक्सपोजर, एंड द हार्डनेस ड्यू टू सीमेंटिंग एक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, इसका जो हार्डनेस है, ओके, इसका जो हार्डनेस है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू दी
आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वजह से इसमें हार्डनेस ज्यादा होता है, ठीक है, हार्डनेस ऑफ दैट सॉइल इज मैक्सिमम एंड द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड गिव्स दिस सॉइल एज कैरेक्टरिस्टिक्स रेड और पिंक कलर। कैसे होती है, रेड और पिंक कलर में ये सॉइल ऑब्जर्व होती है। जनरली जहाँ ज्यादा रेन होता है, मतलब हिली एरिया में ज्यादा रेन होती है, तो वहां पे ये सॉइल क्या होती है, ऑब्जर्व होती है, वहां पे ये सॉइल मिलती है, इसको हम बोलते हैं लैटेराइट सॉइल। इसको मराठी में और जामुनी मृदा बोलते हैं, ठीक है, जामुनी मृदा, जामुनी मृदा, जामुनी मृदा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद लूम सॉइल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले। लूम सॉइल क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले। ये तीन चीजों का है, क्या है, मिक्सचर है। द सॉइल इज वेल सुटेड फॉर टिलरिंग ऑपरेशन, ठीक है, जो भी टिलिंग ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए लूम सॉइल इज सुटेबल होती है। तो ये है तुम्हारा लूम सॉइल का इमेज। बेटोनाइट, ओके, बेटोनाइट सॉइल कब यूज करते हैं, व्हेन इट इज यूजफुल, इट इज यूज टू फॉर टू, मतलब क्या, क्लॉगिंग होती है, ओके, और इट इज यूजफुल फॉर पाइल फाउंडेशन एज अ लुब्रिकेंट, ओके, पाइल फाउंडेशन के लिए लुब्रिकेंट एज यूज की जाती है दिस बेटोनाइट सॉइल। सो इट इज अ टाइप इट इज अ टाइप ऑफ क्ले विथ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल, ओके। इसमें क्या होता है, परसेंटेज ऑफ क्ले क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे कि आपको पता है सॉइल टेक्सचरल क्लासिफिकेशन में सैंड सिल्ट क्ले का कॉम्बिनेशन, मतलब जो टेक्सचरल क्लास है वो हम डिटरमाइन करते हैं। तो उसी वजह उसकी उसी तरह से ये सॉइल में क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटोनाइट में, इट इज एक्ट एज अ लुब्रिकेटिंग for pile foundations, okay, and these are used this consists of high percentage of clay minerals and it is highly plastic clay, okay। कैसे होते हैं प्लास्टिक क्ले, अभी these are the different properties, plastic limit, shrinkage limit, these are the different practices that are useful for determining the characteristics of the soil, okay। जब भी कोई स्ट्रक्चर हो, कोई भी चीज करनी हो, तो हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिटरमाइन करनी, तो किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, ये भी हम अभी आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। सो दैट रिजल्टिंग इन डिकम्पोजिशन ऑफ वोल्केनिक ऐश, ओके। इसका रिजल्ट क्या होता है, वोल्केनिक ऐश, हाई प्लास्टिक के इफ देयर इज हाई प्लास्टिक क्ले, so that results in decomposition of volcanic ash and that is used as a lubricant in a drilling pile foundation। जब pile foundation करते तो as a lubricant use करते this betonite clay को, betonite soil को। then this is the glaciers, okay, these are transported by high glaciers, okay। glaciers मतलब बर्फ होता है ना, वो मूव होके आता है, मतलब डिसइंटीग्रेट, उसका भी डिसइंटीग्रेट होके क्या होता है, सॉइल फॉर्म होती है। as glaciers are grow and move they carry with them soils of soil varying in size from fine grain to huge boulders, okay। अभी इसके साथ ये जब ट्रांसपोर्ट होता है, मूव होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस से, तो इस तरह से बोल्डर्स और ह्यूज बोल्डर्स भी लेके आते हैं और फाइन ग्रेन सॉइल्स भी लेके आते हैं साथ में, जब व्हेन देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट प्रोसेस ऑफ दिस ग्लेशियर्स, ओके। और ग्लेशियर्स की मूवमेंट प्रोसेस के बाद ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद दिखती है और डिपॉजिट हो जाती है। इसके बाद कोलिवियल, ओके, इट इज आल्सो नोन एज तालुस, कोलिवियल सॉइल है, इसको बोलते हैं तालुस, एंड ट्रांसपोर्ट through the short distance under the combined action of gravity and water, okay। these are the soils, what happens, suppose this is transporting through for a short distance and under the action of gravity और दी वाटर, ओके, ये इसकी वजह से वो सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर मिलती है। इट कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर कोर्सर ग्रेन पार्टिकल्स, ओके। इसमें क्या होता है, इरेगुलर और कोर्सर ग्रेन, इस तरह से कोर्सर ग्रेन पार्टिकल और इरेगुलर पार्टिकल्स आपको ऑब्जर्व मिलते हैं कोलिवियल सॉइल्स में। So these are the different soils. Then next is alluvial soil. It is generally found in northern India, okay। North India में generally alluvial plain observe हो जाता है। This is what happens that whatever the वाटर फ्लोइंग ओवर दैट रीजन, मतलब कोई रीजन है वहां पे वाटर फ्लो होता है और कोई रिवर फ्लो होती है, तो उसके साथ ये क्या होता है, डिपॉजिट, ये सस्पेंशन बहुत ज्यादा डिपॉजिट होता है, डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन अ फ्लोइंग वाटर, ठीक है, डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन अ फ्लोइंग वाटर। अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज कवर्ड विद इन द alluvial डिपॉजिट, ओके। alluvial सॉइल में डिपॉजिट, alluvial सॉइल में प्रोडक्शन भी अच्छा आता है, तो ठीक है, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा जनरली ये सॉइल ऑब्जर्व होती है। marine soil, okay। marine is confined narrow belt of the sea coast or near the coast, मतलब जो भी सी कोस्ट होता है वहां पे आपको मराइन सॉइल देखने को मिलती है। सो मराइन डिपॉजिट्स हैव अ वेरी लो शेयरिंग स्ट्रेंथ, आर हाईली
कॉम्प्रेसिबल। ओके, इसमें शेयरिंग स्ट्रेंथ बहुत कम होता है और कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है, कॉम्प्रेस हो जाती है ज्यादा से। ओके, पोर स्पेस ज्यादा होता है इस पे। एंड इट कंटेन लार्जर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट होता है, इंक्लूड होता है। दैट इज मराइन सॉइल। नाउ देयर आर डिफरेंट फील्ड्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ओके, there are different fields of soil mechanics: foundation design and construction, pavement design, design of underground structure and earth retaining structures, or design of embankment and excavation, and design of the earthen dams. So we will discuss one by one. So have you got these all types of soils that are observed in India? ये सारी चीजें, मतलब ये बेसिक तो आपको पता है, बट ये मेजर है जहाँ ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी एक्सकेवेशन, मतलब कौन से फील्ड्स है सॉइल मैकेनिक्स के जिसका यूज किया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। मतलब डिजाइन करना हो तो किस तरह से डिजाइन करना पड़ता है। ओके, पेवमेंट डिजाइन करना है तो क्या होना चाहिए, डिजाइन ऑफ अंडरग्राउंड के क्राइटेरिया और रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डिजाइन ऑफ अर्दर एम्बैंकमेंट एक्सकैवेशन किस तरह से किया जाता है, डिजाइन ऑफ अर्थ डैम किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है फाउंडेशन। एवरी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग, हाईवेज, टनल, जो भी होता है, ये मस्ट बी फाउंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस टू सेटिस्फाई ईच स्ट्रक्चर मस्ट हैव फाउंडेशन। मतलब जो भी स्ट्रक्चर आप कंस्ट्रक्ट करो, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन उसको बिल्ट अप करना पड़ेगा। चाहे आप कैरल डिजाइन करो, चाहे आपको ब्रिज डिजाइन करो, चाहे आप टावर डिजाइन करो या डैम डिजाइन करो। ओके, तो एग्रीकल्चर कंसर्न में देखा जाए तो हमें कैनाल डिजाइन करना पड़ता है, डैम डिजाइन करना पड़ता है, वेल्स। ओके, रिटेनिंग वॉल्स पे हम जाते हैं स्टडी करने के लिए, तो रिटेनिंग वॉल्स भी यूज की जाती है। तो ये सारी थ्योरी सेम है। ओके, बट एप्लीकेशन इज डिफरेंट। मतलब हम एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। When a firm soil is near the ground surface, so using the shallow foundation to transfer the concentrated load from the walls and columns of the buildings to the soil spread footings. Okay, when firm soil is not near the ground surface, the transferring of weight of a structure on the ground through the vertical members such as piles or piers or a deep foundation. अभी क्या होता है, जब हमें कोई बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करनी हो तो उसका फाउंडेशन इस तरह से होना है। अगर फर्म सॉइल है, ओके, ग्राउंड के ऊपर अगर फर्म सॉइल है, तो हम क्या करेंगे, दैट शैलो फाउंडेशन टू ट्रांसफर कंसंट्रेटेड लोड फ्रॉम वॉल्स और कॉलम्स ऑफ द बिल्डिंग टू अ सॉइल एज अ स्प्रेड फुटिंग। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, फुटिंग करते हैं। फुटिंग करने के बाद वो जो लोड होता है कॉन्सेंट्रेटेड, वो क्या होता है, कंप्लीटली वो साइड सॉइल जो है वहां पे स्प्रेड हो जाता है। अगर सॉइल फर्म सॉइल नहीं है नियर द ग्राउंड सरफेस, तो हम क्या करते हैं, वो सारा स्ट्रक्चर जो है वो ग्राउंड के वर्टिकल मेंबर्स जैसे कि पाइल्स और पिलर्स पे हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। देखो इस तरह से, तो ये देखो ये स्ट्रक्चर्स है, हम पाइल फाउंडेशन करके हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, लोड जो है, जो भी लोड उस पे एक्ट होने वाला है वो हम उसको क्या करते हैं, उस पे डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पाइल फाउंडेशन हो गया। मतलब इस पे जितना भी लोड आएगा तो ये क्या करेगा, सॉइल बियर करेगा। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा सॉइल फाउंडेशन। देखो ये है वॉल फुटिंग की जाती है इस तरह से। वॉल फुटिंग पहले से फर्स्ट इज 750 यूनिट। ओके, दीज आर ऑल इन mm unit. 600. So this is wall footing. This foundation of masonry piers. Okay, इस तरह से piers कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि जो भी ऊपर से लोड एक्ट होने वाला है, whatever load acting or whatever construction is ongoing, so that should be distributed. Okay, that should be distributed in this section. And here it is the rigid fixed conditions है, ये piers है, piers है, concentrated on the पेज। ओके, दिस इज XYZ प्लेन में इसको डायग्रामेटिकली डिस्ट्रीब्यूट किया। ये पाइल फाउंडेशन, इस तरह से पाइल फाउंडेशन में क्या होता है, मतलब जो भी लोड होगा वो सॉइल पे फिक्स किया, मतलब सॉइल पे एक्ट होता है। ओके, ड्यू टू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट रिड्यूसेस द डैमेज, दैट रिड्यूसेस द लोड। अगर जितना लोड कम होगा उतना क्या होगा, दैट इज यूजफुल। Now next is pavement design. There are two types of pavement can be used in a be rigid and flexible. ठीक है, दो तरह की डिजाइन पेमेंट होती है, रिजिड और फ्लेक्सिबल। द परफॉर्मेंस ऑफ पेमेंट डिपेंड अपॉन द सबसॉइल ऑन विच इट रेस्ट। ओके, ये किस पे डिपेंड होता है, जो भी सबसॉइल है वहां पे पेमेंट हम डिजाइन करते हैं तो उस पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज द सरफेस, दिस सपोज दिस इज द ग्राउंड सरफेस,
ये ग्राउंड सरफेस है, तो यहाँ पे पेवमेंट डिजाइन करते हैं, तो सब सॉइल का नेचर कैसा है, ओके किस तरह के सब सॉइल, तो उस पे हम क्या करते हैं, वो उस स्टडी हमको चेक करना पड़ता है, परफॉर्मेंस चेक करना पड़ता है। थिकनेस एंड component part of depend on the characteristics of the subsoil, which should be determined before the design. Okay, all the components should be determined before the design. On the BCU pavement, the effect of repetition repetition of loading, fatigue, failure taken into the account. ठीक है, मतलब जितने भी हम पेवमेंट्स डिजाइन करेंगे उसमें जो भी रिपीटेशन होगा लोड का, that may causes failure to the structure or that particular structure. So we have to consider that point also. here the underground design is there. Okay, underground design इस तरह से की जाती है टनल की, और here it is tunnel design, टनल में डिजाइन पेवमेंट डिजाइन किया जाता है अंडरग्राउंड। ओके, ये भी एक अंडरग्राउंड पेवमेंट ही है, पेवमेंट ही डिजाइन किया जाता है। ओके, तो ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि दो प्रकार के रिजिड और फ्लेक्सिबल डिजाइन में पेवमेंट की करनी पड़ती है। नाउ हियर अंडरग्राउंड एंड अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर। अभी रिटेनिंग वॉल और रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं कि जनरली रिटेनिंग वॉल कब रिटेनिंग वॉल का यूज क्या होता है, वॉट एवर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट from the upper catchment from of a dam, okay, upstream से में जो भी हो, so that should be retained, okay, that all the forces should be retained by this retaining wall. okay, तो इसका फाउंडेशन किस तरह से किया जाता है, फोर्सेस किस तरह से एक्टिव एक्ट होते हैं, so this is passive side and this is active wall. okay, this is the retaining wall structure and here it is anchor. ठीक है, तो ये क्या होता है, एंकर्स होते हैं। तो any underground structure, any structure built below the ground surface has a force to apply to it and by the soil in contact with the structure. The design and the construction of underground earth structure and retaining structure constitute an important phase of civil engineering. ठीक है, अभी क्या कि ये स्ट्रक्चर आप किस तरह से मतलब जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे बिलो ग्राउंड सरफेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड इट टू द सॉइल इन अ कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रक्चर। ओके, ये भी जो भी लोड एक्ट होगा, जो भी फोर्स एक्ट होगा, दैट शुड बी अलोंग विद द सॉइल, दैट इज अलोंग विद द स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड। मतलब क्या कि जो भी फाउंडेशन हमने बिल्ड किया है तो उसमें वो सॉइल का स्ट्रक्चर, सॉइल भी क्या करेगा, फोर्स एक्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई ये डिजाइन करेंगे डैम या रिटेनिंग स्ट्रक्चर, तो उसे हम वी हैव टू कंसीडर दैट और टू फोर्सेस आल्सो, मींस सॉइल का ही फोर्स और जो भी वाटर होगा उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, दैट एक्टिंग ऑन द अप साइड ऑफ द रिटेनिंग वॉल। हियर सी द स्ट्रक्चर ऑफ रिटेनिंग वॉल। देखो ये देखो एक रिटेनिंग वॉल, एक डैम है। ओके, ये रिटेनिंग वॉल क्या करती है, रिटेनिंग वॉल क्या करती है, मतलब जो भी वाटर प्रेशर होता है दैट इज एक्टिंग ऑन दैट शुड बी मेंटेन और दैट शुड बी रिटेन। मतलब जितना भी प्रेशर होगा ये सारा प्रेशर कौन करे, हैंडल करेगा, दिस रिटेनिंग वॉल। कभी सपोज इफ देयर इज मैक्सिमम फ्लो, मतलब ये ओवरटॉपिंग सिचुएशन आ जाए, मतलब पानी ज्यादा हाइट ऑफ द वाटर इज इंक्रीजेस at upstream of the dam, so what happen, that structure may be collapse. okay, कभी कभी क्या होता है, ये जो होता है मतलब ये जो रिटेनिंग वॉल होती है इस तरह से स्लाइड हो जाती है, कभी कभी क्या होता है ये रिटेनिंग वॉल इस तरह से रोल भी हो जाती है, इस तरह से स्लाइड क्या होती है, रोल भी हो जाती है। so this is what retaining structures. okay, so retaining structures are also useful for the study purpose and we also use it as while designing a डैम। ओके, डैम डिजाइनिंग तो नहीं, पर अर्दन एम्बैंकमेंट जब हम डिजाइन करते हैं तो उस समय हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है तुम्हारा ये है अर्दन डैम। सी सम इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ अर्दन डैम्स। ये होता है अर्दन डैम्स, यहाँ पे देखो ये इमेज नंबर 1 ये मार्किंग कर रहा हूँ, ये सारा क्या होता है, अर्दन एम्बैंकमेंट होता है। तो अर्दन एम्बैंकमेंट जो कहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं, व्हेन अ मूविंग स्ट्रीम इज देयर, जब भी कोई भी एक मूविंग स्ट्रीम है तो उस पे हम क्या करते हैं, अर्दन एम्बैंकमेंट स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, बिकॉज ऑफ टू स्टोर दी हार्वेस्ट दी वाटर। ठीक है, टू हार्वेस्ट दी वाटर, उसके लिए हम क्या करते हैं, एम्बैंकमेंट डिजाइन करते हैं। अगर एम्बैंकमेंट व्हाइल वी डिजाइनिंग एम्बैंकमेंट वी नीड टू टेक कंसीडरेशन ऑफ आउटलेट, मतलब जब भी देयर इज सडन राइज इन वाटर लेवल और ड्यू टू हाई प्रेसिपिटेशन, ओके, ड्यू टू सडन राइज इन वाटर लेवल ड्यू टू हाई प्रेसिपिटेशन or due to high rainfall intensity, so at that time it is necessary to
to expelled out or to remove the excess of water from these outlet surfaces, or outlet is there, so that outlet we called as a emergency spillway. Okay, emergency spillway उसको बोलते हैं. इमरजेंसी स्पिलवे का कंस्ट्रक्शन करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी एक्सेस वाटर है उसको हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं. और मैकेनिकल स्पिलवेज यूज होते हैं. मैकेनिकल स्पिलवेज आर जनरली यूजफुल फॉर व्हाट, these mechanical spillways are useful for the irrigation purposes. Okay, sometimes in this such a reservoir there is a lifting of water is also takes place. मतलब क्या होता है, water lift होता है और that is useful for the irrigation purposes. Now here are also the earthen dams. As you see, ये this is the upside of that, and here is the bottom downstream side. Okay, this is pavements. Okay, here are some pavements are there, and that pavement design to this is rigid pavement and this is flexible pavement. यहाँ पे सब बेस होता है और ऊपर कंक्रीट होता है. ठीक है, तो इसका यूज इंजीनियरिंग में करते हैं जब हम इस टॉप जो मतलब अपस्ट्रीम पोर्शन है डैम का, वो हम वहाँ पे पेवमेंट डिजाइनिंग करते हैं बाय यूजिंग दी स्टोन्स. ओके, स्टोन्स इस तरह से रखे जाते हैं बिकॉज ऑफ टू रिड्यूस द सीपेज फ्रॉम द वाटर. ओके, so these are the some structures and the soil as a construction material. ये देखो इस तरह से soil क्या होता है, इसको हम construction material consider करते हैं. When the civil engineer uses soil as a construction material, that he must select the type of soil. Okay, क्या होता है, type of soil consider करना पड़ता है. उसके बाद हम method of placement बोलते हैं. Okay, कौन सी method of placement क्या है, then control of actual placement. तो ये रिजर्वायर है, सपोज दिस इज रिजर्वायर, ये रॉक फेस है. ओके, दिस इज पेवमेंट डिजाइन इज हियर, हियर ग्रेवल बेड इज प्रिपेयर्ड एंड हियर क्ले कोर इज देयर. यहाँ पे क्या है, क्ले सॉइल का एक कोर है. यहाँ पे ग्रेवल फिल्टर है. फिल्टर का क्या यूज होता है, जब भी यहाँ पे जितना भी वाटर स्टोर होगा, ओके, अपर कैचमेंट में जितना भी वाटर स्टोर होगा, दैट वाटर शुड बी इजीली, यहाँ पे जितना भी वाटर स्टोर होगा, जितना भी वाटर, तो इसमें ये स्ट्रक्चर में से क्या होगा, कुछ ना कुछ सीपेज होगा. ओके, स्ट्रक्चर में क्या होगा, कुछ ना कुछ सीपेज होगा. अगर सीपेज में का पानी सीपेज अगर इफ यू डोंट रिमूव द वाटर फ्रॉम दिस डैम सेक्शन, सो दैट डैम इज कंप्लीटली गेट कोलैप्स. ओके, अगर आपने यहाँ से सीपेज पानी नहीं निकाला, इफ यू आर नॉट रिमूविंग वाटर, सीपेज वाटर फ्रॉम दिस dam section or embankment, so there is chances of failure. So now you need to remove that water present in the soil. Obviously if there is water, अगर अपर कैचमेंट में वाटर है तो इसमें कुछ ना कुछ तो क्या होगा, वाटर तो होगा ही. अगर ये वाटर आपको रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर्स यूज करना पड़ेंगे. ग्रेवल फिल्टर, टो फिल्टर, चिमनी फिल्टर. चिमनी ड्रेन हम क्या करते हैं, बॉटम में क्या करते हैं, उसको प्लेस कर देते हैं, क्योंकि जो भी एक्सेस वाटर होगा, जो भी सीपेज वाटर होगा, वो सारा क्या होगा, इसमें से बाहर जाके निकल जाएगा. क्या होगा, इसमें से बाहर जाके निकल जाएगा. सो ये हो गया तुम्हारा व्हाट, दिस इज व्हाट यूर कंट्रोल, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ soil material. Now here clay cover, impermeable clay, impermeable clay keeps the leakage low. ठीक है, मतलब जो भी क्ले कोर होगा वो impermeable होगा. अगर permeable होगा तो obviously उसमें से पानी जाएगा, तो that core should be definitely the impermeable. And rock toe, heavy or highly permeable rock toes that added considerable stability of the dam. ठीक है, rock toe क्या करते हैं, ये stability को impart करते हैं, but ultimately it reduces the seepage water from that particular dam section. Okay, then gravel bed is there. That gravel bed is here to prevent the large rocks on the face from the sinking into the clay. ठीक है, ग्रेवल बेड क्या करते हैं, मतलब जो भी क्ले कोर होगा, जो भी क्ले होगा, क्ले पार्टिकल होगा, वो सिंक करने के लिए, मतलब पानी आ जाएगा तो ऑब्वियसली देयर इज अ सिंकिंग ऑफ क्ले, सो रिड्यूसिंग by with the help of gravel bed, that sinking of the clay is reduces. Gravel filter is provided for preventing washing of soil particle from the core into voids of the rock. ठीक है, अब क्या होता है,
component of the gravity tending to move the soil downward. Okay, जब when soil surface is not horizontal, जब surface horizontal नहीं होता है तो the component of gravity tending to move soil particle downward. Okay, क्या उसकी वजह से क्या होता है, जो भी soil particle है वो obviously downward movement उसकी हो सकती है. So if a long slip surface in a soil, the shear stress from the gravity and any other sources such as moving water, weight of the overlying structure or an earthquake exceeds the shear strength. If there is no such a forces, okay, क्या होता है जब भी there is slope, okay, जब भी natural slope होता है तो क्या होता है, soil always tends to move downward. Okay, always tends to move downward. If suppose there is a natural water, if there is water flowing over there, or sometimes weight on that structure, overlying weight stuck on the structure, so that structure start sliding. Okay, उससे क्या होता है, slip हो सकता है, surface क्या होता है, हो सकता है slip हो सकता है. जैसे slip हो सकता है तो that also reduces the shear strength of the soil along the surface. A shear rupture and movement can occur. उसकी वजह से क्या होता है, एक rupture हो सकता है, that slope should be reduces or that soil should be lost in case of in this such a case. So here excavation, slope and excavation, these are the two important parameters. Okay, excavation करते समय हमें slope भी consider करना पड़ता है. क्या होता है कि जितना स्लोप ज्यादा होगा उतना सॉइल इरोजन क्या होगा, सॉइल लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा. अगर मैकेनिक्स की भाषा में देखे जाए तो क्या होता है कि सॉइल में जो शेयर फोर्स होता है, ओके, शेयर फोर्स होता है तो वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है. क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है. ओके, मतलब शेयर फोर्स रिड्यूस होता है तो इट ultimately affect the slippage of that particular surface of that area. Then design of embankment and excavation. Okay, when surface of the soil structure is not horizontal and the component of the gravity move towards the soil downward, disturb the stability of the earth structure. For designing of the slope and height of the embankment, detailed knowledge of shear strength. Okay, we need to study the shear strength and related properties are known. The possibility to reduce the soil strength while excavating due to the seeping groundwater, it also take into the account. ठीक है, ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ती है, एम्बैंकमेंट डिजाइन के लिए करनी पड़ती है. So now as we know that soil is a three-phase phenomena. Okay, soil is the three-phase phenomena. Okay, क्या होता है, soil में क्या होता है, तीन फेज होती है, एक solid, liquid and air. Three phases are there. So this is solid phase. This S indicate the solid phase. It is a diagram. Actually this इस तरह से soil का होता है. ये इसमें क्या होता है, solid particles होते हैं, water होता है और air होती है. ठीक है, airs को हम voids भी बोलते हैं. ठीक है, air जो भी space होता है उसको हम void space भी बोलते हैं. Soil that is solid particles is also there and liquid particles, liquid is also there. So this diagram is representing that this is the total mass. Okay, here it is mass and volume and here it is the media of the soil. Okay, यहाँ पे एक soil का media है, इसमें air है, water है और solid है. Vs indicate the volume of solid, Vw indicates the volume of water or volume of liquid, or Va indicate the volume of air, and the sum of between the sum of volume of air and water, it is known as sum of voids. Okay, and it is total volume of total soil media. यहाँ पे mass भी उस तरह से होता है, ms that is mass of solids, mw mass of water and ma that is mass of air and which is almost zero. हम mass का air क्या लेते हैं, कंसीडर करते हैं, जीरो करते हैं. तो ये टोटल मास कितना हुआ इसका, mass of water plus mass of soil. तो ये थ्री फेज फिनोमेना होता है सॉइल में. तो किस तरह से वर्क करता है, देखो, disassemble complex system into the parts and then study each part and its relationship to the whole. इसके ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम इसका एक रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि किस तरह से ये स्टडी की जाती है. तो जनरली देखो, these are the whatever open space is there, that space is nothing but the voids. तो उसे हम क्या बोलते हैं, voids बोलते हैं. ये सॉइल का एक मीडिया है. Okay, soil has the three phases, solid, liquid and gases. Salt water, that soil water, that is pore water. Okay, उसको हम बोलते हैं soil. All voids are filled with the water, then it is saturated soil, and all voids are filled with the air, so that is dry soil. ठीक है, जो भी
वॉइड्स है वो अगर वाटर से फिल्ड है तो उसे हम सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं. ओके, एंड इफ इट इज देयर इज एयर इज लाइक दिस, अगर ये केस है, ये पोर्शन है, तो ये क्या होगा तुम्हारा ड्राई सॉइल. इट इज योर ड्राई सॉइल, इट इज योर कंप्लीट ड्राई सॉइल. ये क्या है तुम्हारी कंप्लीट ड्राई सॉइल है. ये क्या है तुम्हारा सैचुरेटेड सॉइल. ओके, दिस इज दिस. रिमेंबर दैट सैचुरेटेड सॉइल क्या होती है, when the pores are completely filled with water or pores are filled with the water, that is saturated soil, and all voids are filled with the air, so that is your dry soil. That is the dry soil. Here soil mass has a three phase system as air, water and solid. It is idealized soil. It is volume of solid, that is VD. This is total volume. Okay, then fully saturated soil that has two phase. ओके, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में टू फेज होती है, सॉलिड एंड लिक्विड. देखो इस तरह से होता है, सॉलिड भी है और लिक्विड भी है. और ड्राई सॉइल में होती है टू, एयर एंड सॉलिड. मतलब इस तरह से इसका कन्वर्जन ये है कि इसमें सॉलिड भी है और एयर भी है. तो यहाँ पे ये जो होती है ओवन ड्राइड सॉइल होती है, और यहाँ पे एयर मास क्या कंसिडर करते हैं हम, जीरो. वी कंसिडर हियर द मास ऑफ एयर इज जीरो. एंड दिस आर द फेजेस, solid phase, air phase and water phase. As you seen in the diagram, this is the solid phase, मतलब ये solid phase है, ये air phase है और ये water phase है. Okay, here the voids and solids and the partially saturated soil is that. Okay, fully saturated soil में क्या होता है, water ज्यादा होता है. partially में क्या होता है, water, air और दो solid, दोनों तीनों ही कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, फेजेस प्रेजेंट होते हैं. और ड्राई सॉइल में ओनली टू फेजेस आर present, or that dry soil consists of only two phases, that is air and solids only. Okay, now here it is the some structures are there and their diagram is there. Okay, so here it is reservoir, impounding water is there, the reservoir is there, and here the impounding water is here. Impounding water is there. That impounding water is responsible for the storage of water, and sometimes what happens here also some seepage from the water is there, and due to this core clay, okay, due to this core clay, that's water get not due to impervious core clay, that water is drained out easily. Okay, now here retaining wall, these types of आपने अगर देखा होगा ऐसा, तो ये आपका क्या है, रिटेनिंग वॉल है. तो ये रिटेन क्या करते हैं, जो भी यहाँ से प्रेशर होगा वो क्या करेगी, ये वॉल क्या करेगी, रिटेन करेगी. सॉइल का जो प्रेशर होगा वो क्या होगी, रिटेन करेगी. और ऊपर से जो भी व्हीकल्स होंगे उसका जो प्रेशर क्या करेगी, रिटेन करेंगे. तो फॉर रिटेनिंग फ्रॉम सॉइल स्प्रेडिंग लैटरली, इसका क्या होता है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब ये सॉइल लैटरली स्प्रेड कम होती है. ठीक है, लैटरली स्प्रेडिंग कम होती है, तो ये होगी तुम्हारी रिटेनिंग वॉल्स. हियर डीप फाउंडेशंस आर देयर, इस तरह से फाउंडेशंस कंस्ट्रक्ट करते हैं. ड्रिवन टिम्बर पाइल्स, ओके, दैट इज वेयर इट इज पैसिफिक हाईवे इज देयर. इस तरह से इसका क्या बोलते हैं, फाउंडेशन किया जाता है, डीप फाउंडेशन किया जाता है. ये टनलिंग की जाती है, टनल्स में भी फाउंडेशन किया जाता है, बिल्डअप किया जाता है. तो वहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स का स्टडी बहुत करते हैं. ठीक है, उसके बाद कुछ यूनिट वेट्स हैं. दीज आर सम यूनिट वेट्स ऑफ सॉइल. ड्राई यूनिट वेट, टोटल वेट, बल्क, मॉइस्ट यूनिट वेट, ये सारी चीजें हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो ये आपका सब इंट्रोडक्टरी पार्ट था सॉइल मैकेनिक्स का. नेक्स्ट लेक्चर में हम कैसे पढ़ेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन मॉइस्चर कंटेंट बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, हाउ टू डिटरमाइन specific gravity, how to determine plastic limit, how to determine shrinkage limit of the soil by using the different equipments or standard procedures. Okay, so have you got this all information about this lecture, today's lecture?